अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज जो है वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है एक्सरसाइज 2.4 से पहले वाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बातें इसमें बच्चे समझने वाली हैं और मैंने काफ़ी वर्क करके ये मटेरियल इकट्ठा किए, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक इंडक्शन है और एक डिडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इंडक्शन पे बात कर लेते हैं कि ये इंडक्शन जो है ये होती क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या चीज़ होती है? ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स यानी कोई नतीजा अखज़ करना फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्व करके। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि कुछ चंद आपके पास अगर ऑब्जर्वेशंस हो और उनके बिहाफ पर अगर आप कोई कंक्लूजन निकाल लेते हो तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें, आपके पास एक है बॉक्स। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो 10 आपके पास जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, 10 कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनको ड्रॉ करें एक एक करके। अब वो एक बंदा जो है वो निकालता है एक कोल्ड ड्रिंक और वो निकलती है कोका कोला। ठीक है, कोका कोला। अब वो सेकंड जो है निकालता है वो भी कोका कोला है, थर्ड निकालेगा वो भी कोका कोला है, फोर्थ निकालेगा वो भी कोका कोला है। इनफैक्ट वो 5-6 निकालता है और वो सारी की सारी जो है वो कोका कोला ही निकलती हैं उसमें से कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसका मतलब ये है कि अब वो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ बिठा लेगा कि भाई बकिया जो 4 इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है ना वो भी और कोई नहीं है बल्कि कोका कोला की ही ड्रिंक्स हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इंडक्शन में जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 ही कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो उसके अंदर कोका कोला की हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 9 जो हैं वो कोक की हो और एक जो है वो 7 अप हो, है ना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हमने कुछ जो है वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस की, कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके बिहाफ पर हमने जो है वो एक कंक्लूजन बना लिया कि भाई इसमें जो सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारी की सारी कोक की हैं। ठीक हो गया, एक तो हो गई ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल जो है वो हम इसमें देख लेते हैं। आपकी बुक वाले ने भी एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है, तो मैं जो है ना पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बुक में आपकी एग्जांपल है जी, एक बंदा है। ठीक है, कोई भी यानी कि जो है ना वो आदमी है। ठीक है, अब उसको जो है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, पेंसिलिन का जो है वो उसको इंजेक्शन लगता है। अब जब भी उसको पेंसिलिन का इंजेक्शन जो है वो हम लगाते हैं तो उसको क्या हो जाती है? एलर्जिक। ठीक है, और उसकी मे बी उसकी बॉडी पे रैशेस बन जाते हो या कुछ भी हो। बहरहाल जब भी उसको पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है तो वो एलर्जी हो जाता है। अब एक दफ़ा लगा इंजेक्शन तो उसको एलर्जी हो गई, दूसरी दफ़ा इंजेक्शन लगा तो फिर उसको एलर्जी हो गई। तो अब कहीं ना कहीं उसने अपने माइंड में जो है वो एक कंक्लूजन बना लिया है कि भाई ये जो पेंसिलिन है ये मेरे लिए एलर्जी क्रिएट करती है। ठीक है, ये आई एम एलर्जिक विद पेंसिलिन। ठीक है, तो इस तरह की ये जो रीजनिंग हमने की है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, एक और मिसाल मैं देता हूँ और मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी होंगी। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जी कि आप बरतानिया के 10 लोगों से मिले। ठीक है, और उनसे पूछें कि उनको क्या खेल पसंद है। अब आप एक बंदे के पास गए, ठीक है, और आपने उससे पूछा तो उसको क्या पसंद है जी? फुटबॉल। ठीक है, उसको फुटबॉल पसंद है। अब आप दूसरे के पास गए, उसको भी फुटबॉल पसंद है। तीसरे के पास गए, उसको भी फुटबॉल पसंद है। चौथे के पास गए, उसको भी फुटबॉल पसंद है। तो जब आप पांचवें के पास जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होगा कि भाई इसको भी फुटबॉल ही पसंद होगा। ठीक है, तो आपने लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बिहाफ पर आपने कंक्लूजन निकाल लिया। तो इस तरह की ये जो रीजनिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैंने दोनों में थोड़ा सा आपको फ़र्क भी समझाना है। तो पहले हम डिडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी,
अच्छा, डिडक्शन क्या होता है जी? ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि नतीजा निकालना। लेकिन कैसे निकालना है आपने नतीजा? आपने किसी वेल नोन फैक्ट की बिहाफ पे निकालना है। वहां से हमने वहां उसमें क्या था कि हम कंक्लूजन निकालते थे लेकिन ऑब्जर्व करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन यहाँ से जो आप कंक्लूजन निकालेंगे तो वो जो होगा वो आप किसी वेल नोन या किसी एक्सेप्टेड नतीजे के बिहाफ पर आप कोई कंक्लूजन निकालेंगे। और इंडक्शन का मैंने आपसे कहा था कि ये गलत हो सकती है, ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन जो डिडक्शन होती है वो ट्रू होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, ठीक है, तमाम जो परिंदे हैं उनके क्या होते हैं? पर होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैरट इज अ बर्ड, तोता जो है वो एक परिंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब, अब देखें, ये एक फैक्ट है कि जितने भी परिंदे हैं वो क्या रखते हैं? फीदर रखते हैं। और हमें ये भी पता है कि पैरट जो है वो क्या है पड़ा? एक बर्ड है। तो क्योंकि ये एक बर्ड है, इसका मतलब ये हुआ therefore parrot has feathers, ठीक है। तो अब देखें, ये मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, नतीजा निकाला है, लेकिन किसके बिहाफ पर? एक वेल नोन फैक्ट के बिहाफ पर, ठीक है। मैंने कहा जी पैरट हैज फीदर्स, ठीक है, तो ये मैंने एक नतीजा निकाला है, लेकिन किस बिहाफ पर? कि तमाम परिंदे जो हैं वो पर रखते हैं, इसके बिहाफ पर। तो इस तरह की जो हम रीजनिंग करते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्शन, ठीक है। एक और मिसाल जो है वो हम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, आपकी बुक से ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, जितने भी आदमी हैं वो क्या हैं पड़े? मॉर्टल हैं, फानी हैं, यानी कि उन्होंने मर जाना है, ठीक है। वी आर मैन, हम आदमी हैं। अब देखें, ये एक फैक्ट है, जितने भी मैन हैं वो क्या हैं पड़े? मॉर्टल हैं, दे हैव टू डाई, ठीक है। क्योंकि हम मैन हैं, हम आदमी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सो वी आर मॉर्टल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो मर जाना है, हम भी क्या हैं पड़े? फानी हैं, ठीक है। ओके, ये आपके पास हो गया मॉर्टल। उसके बाद जो है ये मॉर्टल वाली एग्जांपल आपकी बुक वाले मैंने कर ली। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, एग्जांपल क्या है जी? acute angles are less than 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है। अब आपके पास एक एंगल है, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का, ठीक है। अब देखें, ये चीज आपके पास एक फैक्ट है कि एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एंगल है वो 40 डिग्री का है। तो इस फैक्ट के बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो 40 डिग्री वाला एंगल है, ये जो 40 डिग्री वाला एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, ठीक हो गया जी। ये होती है आपके पास डिडक्शन, ठीक है। अब हम इन दोनों की ओवरऑल बात कर लेते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडक्शन जो होती है इसमें हम ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन्स निकालते हैं, लेकिन जो डिडक्शन होती है उसमें हम रूल्स से कंक्लूजन निकालते हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको रीड करते हैं। अलीज मदर इज इटालियन, ठीक है। आपका जी कोई दोस्त है अली और उसकी जो मदर है वो इटालियन है, इटली से आई हुई है, ठीक है। शी हैज ब्लू आइज, उनकी ब्लू आइज हैं, ठीक है। Therefore everyone from Italy has blue eyes। अब आपने उनको देखा जी और आपने देखा कि उनकी तो ब्लू आइज हैं, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें आपने एक और बंदे को भी देखा, वो भी इटली का था, उसकी ब्लू आइज हैं। तो लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर आपने, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर आपने ये अपने माइंड में जो है कंक्लूजन निकाल लिया, Therefore everyone from Italy has blue eyes, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद कंक्लूजन निकाला, ये होती है इंडक्शन, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है जी? अलीज मदर इज इटालियन, ठीक है, अली की मदर जो है वो इटालियन है। एवरीवन फ्रॉम इटली हैज ब्लू आइज।
अब ये एक रूल हो गया हमारे पास, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया, एक वेल नोन फैक्ट हो गया कि इटली का हर आदमी जो है उसकी क्या होती है, ब्लू आइज होती हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि अली की जो मदर है वो भी तो इटली की है ना, तो क्योंकि हर बंदा जो इटली का है उसकी ब्लू आइज है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अली की मदर हैं उनकी भी आइज जो होंगी वो ब्लू होंगी। तो अब ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला है ये किस बिहाफ पर निकाला है, एवरीवन फ्रॉम इटली हैज़ ब्लू आइज, जो कि एक रूल है या फिर जो कि एक वेल नोन फैक्ट है, उसकी बिहाफ पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। सो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। ठीक हो गया। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे प्रोपोजिशंस की। ठीक है, प्रोपोजिशन बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी है जी, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। यानी कोई भी ऐसी कही गई बात जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पर, अली लिव्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब या तो ये बात ट्रू होगी या वाकई अली जो है वो पाकिस्तान में रहता है, या फिर वो फॉल्स होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में रहता भी हो ना भी रहता हो, है ना, ये बात समझ में भी नहीं आती। ठीक है, तो या तो ये चीज़ ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, अच्छा फिर जो है वो सेकंड पे मैंने एग्जांपल ली है, x+4 इज इक्वल टू 6। अब ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, कही गई बात है, इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स। ठीक है, अब ये कब ट्रू होगी, अगर मैं x को 2 ले लूँ तब आपके पास x+4 जो है वो किसके इक्वल है, 6 के, क्योंकि 2+4 जो है वो क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो फिर तो ये बात जो है वो आपके पास ट्रू होगी। ठीक है, अगर x 2 के अलावा कुछ है, x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि या तो ये चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन है। अगर मैं यही कह देता हूँ 5 इज लेस देन फॉल्स है, लेस देन 4 है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये भी आपके पास एक प्रोपोजिशन होगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रोपोजिशन क्या हो गया फाइनली, अगर मैं अपनी बात को सम अप करूं तो ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज हों। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटेलियन लॉजिक की। एरिस्टोटेलियन लॉजिक बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक ऐसी डिडक्टिव लॉजिक है in which every statement is regarded as true or false, there is no other possibility, is called Aristotelian logic। एरिस्टोटल के मुताबिक हर बात की उसने कहा जी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस तरह की जो लॉजिक होती है उसको हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। अक्सर मैथ्स में यही लॉजिक की यूज होती है, जबकि नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक में क्या होता है कि वहाँ पर दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई सोशल साइंसेस का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस का, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप सोशियोलॉजी का कोई जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बंदे को जो है वो यहाँ पर जो है वो एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसको आप मुसीबत में डाल देते हैं। अब आप ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फ़र्ज़ करें एक गली में कर रहे हैं और उस गली से 10 लोग जो हैं वो गुजरते हैं। ठीक है, अब 5 लोग जो हैं वो उसमें 5 जो बंदे हैं वो ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, और बाकी 5 जो बंदे हैं वो ऐसे हैं जो कि हेल्प नहीं करते। तो इन दैट केस आपका जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है वो क्या रहा, अनडिसाइडेड। ठीक है, तो आप कह नहीं सकते कि वो जो गली के बंदे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, ये अनडिसाइडेड केस है, तो इसमें फिर आपके पास थर्ड पॉसिबिलिटी भी आ जाती होती है। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटेलियन लॉजिक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, इसको हम बोलते हैं एरिस्टोटेलियन लॉजिक, और थर्ड कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये होती क्या है, ठीक है, इसमें कुछ ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ये सिंबल्स हैं, और ये हमारी प्रेपोजिशंस जो कि मैं आपको बता चुका, तो उनके ऊपर जो है ना वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास कोई रिजल्ट आता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। ठीक है, तो टोटल 5 जो हैं वो आपके पास जो हैं ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनका मैंने टेबल तो बना दिया है, अभी आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, काफ़ी मुश्किल से बनाया है मैंने,
और ये पता नहीं आपको आड़ा तिरछा सा जो है वो नज़र आ रहा है। बहरहाल तो फर्स्ट जो है वो आपके पास ऑपरेशन है वो है आपके पास नॉट ऑपरेशन, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो इस तरह से ये टिल्ट सा है, ठीक है। और इसको हम, अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है, हम उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ ये इस तरह से जो है ये ऑपरेटर लगता होता है, ठीक है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको नॉट पी या फिर नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटर है दूसरा, इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और इसको दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको पी एंड क्यू लिखते हैं, ठीक है, और पी एंड क्यू पढ़ते हैं। थर्ड पे आपके पास एक ये वाला ऑपरेटर है, इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये भी दो स्टेटमेंट्स पर ही परफॉर्म होता है हमेशा, पी और क्यू जो है वो हम इसको पढ़ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक एरो टाइप है आपके पास सिंबल, ठीक है। और ये जो है आपके पास इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ एंड देन, ठीक है। यानी कि कोई स्टेटमेंट होती है, जैसे ये है P इम्प्लाइज Q है, तो इसको हम P इम्प्लाइज Q पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं इफ P देन Q, ठीक है। तो ये मतलब होता है इस एरो का। तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे इफ P देन Q या फिर P इम्प्लाइज Q। उसके बाद ये आपके पास है जिसके दोनों तरफ जो है वो डबल एरोज हैं, इसको हम बेसिकली कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो हम बाय कंडीशनल बोलते हैं, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। बहरहाल इस सिंबल को हम कैसे पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, और ये भी दो स्टेटमेंट्स पर ही एक्ट करता है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं पहले तीन ऑपरेशंस के बारे में जो है वो आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट में जो है वो हम फिर दो को देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेशन की, ठीक है। नेगेशन जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपको किसी भी जो आपकी प्रोपोजिशन होती है उसको अपोजिट कर देता है, ठीक है। जैसा कि फर्ज करें, प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अब इसका अगर जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था, अली लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अली जो है वो पाकिस्तान में रहता है। अब ये जो है इसकी इस स्टेटमेंट को जो है वो हमने पी का नाम दे दिया, ठीक है। प्रोपोजिशन को हमने पी का नाम दे दिया। तो अब जो नेगेशन पी होगा वो इसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, अली अली डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अली डज नॉट लिव इन पाकिस्तान। तो ये करता है जी नेगेशन, कि आपकी स्टेटमेंट जो है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अब इसका जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होता है, ये आपके पास P है और ये आपके पास नेगेशन P है, ठीक है। अगर P जो है वो आपके पास ट्रू हो तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और अगर ये फॉल्स हो तो नेगेशन P जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो ये आपके पास होता है जी नेगेशन का ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड वन की, दैट इज एंड, ठीक है। एंड जो है इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। तो अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q है, ठीक है। एक P है और एक Q है, तो इनकी जो कंजक्शन होगी वो क्या होगी, P एंड Q, ठीक है। और इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो कैसे होगा, वो हम देखते हैं, P एंड Q। तो अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं ना, तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैसे, या तो ये हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और दूसरी भी ट्रू हो, ठीक है। या ये हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, ठीक है। या ये हो सकता है कि फर्स्ट जो है वो फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो, या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट जो है वो भी फॉल्स हो और सेकंड वन जो है वो भी आपके पास क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। तो इसका हम जो है वो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ये आप इधर लिख देंगे P एंड Q, ठीक है। अच्छा, अब एंड में जो है एक बात आप याद रखिएगा, एंड में जो है वो आपके पास आंसर जो है वो तभी ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होंगी, ठीक है। इसकी मिसाल जो है वो मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ। जैसे फर्ज करें कि ये आपका जो है ना वो स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है और स्कूल के अंदर एंटर होने की कंडीशन ये है कि आपके पास जो है वो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, जो कि स्कूल कार्ड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है।
अब फर्ज करें एक स्टूडेंट जाता है, उसके पास आईडी कार्ड भी है, स्टूडेंट कार्ड भी है, तो वो अंदर चला जाएगा, वो दोनों स्टेटमेंट्स पर जो है वो पूरा उतरता है, ठीक है, तो वो अंदर जा सकता है। अब एक स्टूडेंट है, उसके पास आईडी कार्ड है लेकिन स्टूडेंट कार्ड नहीं है, तो उसको अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर एक स्टूडेंट है, उसके पास स्टूडेंट कार्ड है लेकिन आईडी कार्ड नहीं है, तो तब भी उसको जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अंदर जाने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स को जो है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि एक स्टूडेंट है, उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, स्टूडेंट कार्ड भी नहीं है, तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है अंदर जाने की। तो सेम इसी एग्जांपल को आप यहाँ पर माइंड में रखें। अगर आपके पास दोनों ट्रू हो तो फिर ट्रू होगा, यानी जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि वो बंदा जो है वो अंदर जा सकता है। अब एक के पास आईडी कार्ड है लेकिन स्टूडेंट कार्ड नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स ही है, यानी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स ही आएगा। तो अगर मैं अपनी बात का सम अप करूं और आपको जो है वो एक ही लाइन में बताऊं, तो P एंड Q का आंसर तब ट्रू होगा जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो आपके पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास कंजक्शन। अब हम बात करते हैं जी डिसजंक्शन की, ठीक है। डिसजंक्शन की, तो डिसजंक्शन जो है ऑफ टू स्टेटमेंट्स, उसके लिए ये और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q, ठीक है, तो इनके दरमियान में ये जो है वो और आता होता है, ठीक है। और P और Q में जो है वो क्या होता है, देखते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, मैंने आपको इनका तरीका बता दिया, ठीक है। इसका अगर हम सादा सा देखें तो आपके पास है दो स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है डबल। चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके पास किसी भी एक स्टेटमेंट की। तो जो फर्स्ट वन है उसको आपने दो दफ़ा ट्रू लेना है, ठीक है, और दो दफ़ा लेना है फॉल्स। और जो क्यू है उसको आपने लेना है ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना आपने इसका पैटर्न बनाना है, ठीक है। अच्छा, और में जो है वो क्या होता है, और में इसकी भी हम एक जो है ना वो मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो है वो अगेन मैं उसी स्कूल की ही एग्ज़ाम्पल जो है वो ले लेता हूँ। तो स्कूल आपके पास है, अब यहाँ पर एंटर होने के लिए कंडीशन क्या है कि या तो आपके पास जो है वो आईडी कार्ड हो तभी आप जा सकते हैं, ठीक है, और या फिर और का मतलब या, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो स्टूडेंट कार्ड हो या फिर स्कूल कार्ड हो, ठीक है, तब भी जो है वो आपके पास अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। अब एक स्टूडेंट आता है, उसके पास आईडी कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड नहीं है, तो कोई मसला नहीं, तभी उसको जाने दिया जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू यानी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बच्चा आता है, उसके पास दोनों चीज़ें हैं, तभी उसको जाने दिया जाएगा। अब तीसरा बच्चा आता है, उसके पास स्टूडेंट कार्ड है लेकिन ये नहीं है, तब भी उसको जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो उस शर्त पे तो पूरा उतर रहा है ना। अब एक बच्चा आता है, उसके पास ना तो आईडी कार्ड है ना ही स्टूडेंट कार्ड है, सो इन दैट केस उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती है डिसजंक्शन में भी। अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो उनकी जो डिसजंक्शन है वो भी क्या होती है, ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, एक चीज़ है आईडी कार्ड है स्टूडेंट कार्ड नहीं है, तभी एंटर होने दिया जाएगा, ठीक है। यानी दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू हो तो आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो तो तब आपके पास जो है वो रिजल्ट फॉल्स आता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो डिसजंक्शन में क्या होता है बच्चों, दो स्टेटमेंट्स जो है उनका रिजल्ट तब फॉल्स आता है जब वो दोनों फॉल्स हों, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, जैसे यहाँ ये ट्रू है ये ट्रू है और इसमें तो दोनों ही ट्रू हैं, तो तब उनका जो आंसर है वो ट्रू आता है, ठीक हो गया। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन या फिर जिसका दूसरा नाम कंडीशनल है उसकी, ठीक है। इसको जो है वो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पी और इम्प्लाइज क्यू जो है वो हम इसको रीड करते हैं। एरो से पहले वाली जो प्रोपोजिशन है उसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट या फिर हाइपोथेसिस, और एरो के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन, ठीक है। अब इसका जो है वो हम टेबल बनाएंगे, लेकिन इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपकी बुक ने जो है वो एक एग्जांपल ली है, उसी को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा।
ज़िया जो है वो एक प्लेयर है, ठीक है, और ये हॉकी टीम का जो है वो एक प्लेयर है, ठीक है। अब ज़िया जो है ये क्लेम करता है कि मुझे जो है वो आप बना दें कैप्टन और मैं आपको जो है वो क्या करवा दूंगा, विन करवा दूंगा, ठीक है, मैं आपको जितवा दूंगा, ठीक है। ये जो ज़िया का है क्लेम है। अच्छा, अब अगर जो है वो हम बात करें कि हमने ज़िया को जो है वो कैप्टन बना दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, और उसने हमें जितवा भी दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िया का जो क्लेम था वो दुरुस्त था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो क्लेम है वो ट्रू है, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ज़िया को जो है वो हम कैप्टन बना दें, लेकिन वो हमें मैच ना जितवाए, वो हमें हरवा दे, ठीक है, वो फॉल्स हो जाए स्टेटमेंट जो उसने कही थी। तो अब जो उसका क्लेम था वो रॉन्ग हो गया, लिहाजा ये जो है उसका क्लेम फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हम उसको कैप्टन बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब हमने उसको कैप्टन बनाया ही नहीं, फिर भी जो है वो टीम जीत गई। तो इसमें जो उसका क्लेम था उसका तो कोई रोल नहीं है, हम उस क्लेम को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कहा था कि अगर आप मुझे कैप्टन बनाएंगे तो मैं आपको जितवाऊंगा, लेकिन हमने उसको कैप्टन बनाया ही नहीं, लेकिन फिर भी टीम जीत गई। लेकिन यहाँ पर उसका जो क्लेम है वो गलत साबित नहीं हो रहा, सो इन दैट केस भी हम इसको फॉल्स नहीं कह सकते, लिहाजा ये ट्रू है, क्योंकि उसने कहा था कि आप मुझे कैप्टन बनाएंगे तो मैं आपको जितवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, चौथी बात में ये है कि हम उसको कैप्टन ही नहीं बनाते, और जब हम उसको कैप्टन ही नहीं बनाएंगे तो वो टीम भी जो है वो फर्ज करें हार जाती है, तो इसका मतलब उसका क्लेम जो है वो सही था, ठीक है। उसने कहा था कि मुझे कैप्टन बनाओगे तो जितवाऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि आपने बनाया ही नहीं उसको कैप्टन, इसलिए टीम भी जो है वो आपकी हार गई, तो उसका क्लेम जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। जो आपके पास कंडीशनल का ट्रुथ टेबल है, याद रखिएगा, इसमें जो है फॉल्स सिर्फ तब आएगा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और सेकंड जो है वो फॉल्स हो, तो तब आपके पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये जो है वो ट्रू होगा। तो इसको जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बाय कंडीशनल, या फिर इसको हम इक्वेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है, बाय कंडीशनल मीन्स टू कंडीशनल्स, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशनल होंगे, किस तरह से वो हम देखते हैं। पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। इसमें ये एरो डबल एरो जो है वो ये वाला यूज़ होता है, जिसकी दोनों तरफ जो है वो ये तीर का निशान होता है, ठीक है। और इसको हम पढ़ते क्या है, पी इफ़ मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ठीक है। और ये जो P इफ़ Q है, ये आपके पास कैसे आता है, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P का एंड करने से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो देखें ये फॉल्स आया था, ठीक है। अब बाकी सारे केसेस में जो है ये ट्रू ही आता है। अब हम कर रहे हैं Q इम्प्लाइज P। Q हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो ट्रू आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ट्रू ही आएगा। लेकिन फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो फिर आपके पास क्या आता होता है, फॉल्स, और बाकी सब केसेस में जो है ये ट्रू आएगा। और P कंडीशनल Q में क्या होगा कि हम इन दोनों का लेंगे एंड, ठीक है। अब हम इन दोनों का लेंगे एंड। जब हम एंड लेते हैं तो एंड में तभी ट्रू होता है जब दोनों जो हैं वो क्या हो, ट्रू हो। तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। तो अब आप देखें कि फाइनली जो है वो आप इस टेबल को कैसे याद रखेंगे। P इफ़ Q में जो आपके पास ट्रू है वो कब आता है, जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हो तब ट्रू आता है, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हो तब ट्रू आता है। अगर इंटरचेंज हो, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, तो वो फिर फॉल्स आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये पेज नंबर 52 पर एक हेडिंग टाइप मौजूद है, कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, ठीक है। अब अगर आपके पास एक कंडीशनल है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेट P इम्प्लाइज Q वाला, तो हम इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं, इन्वर्स भी ले सकते हैं और कंट्रा पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q जो है इसका कन्वर्स क्या होगा कि आप Q को फर्स्ट स्टेटमेंट बना दें और P को सेकंड स्टेटमेंट बना दें, तो ये जो है ये P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स कहलाता है, ठीक है।
और इन्वर्स में क्या होता है कि आप दोनों स्टेटमेंट्स की नेगेशन कर लें, ठीक है, तो वो P इम्प्लाइज Q का क्या बन जाता है, इन्वर्स। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, अगर आपके पास कंडीशनल है P इम्प्लाइज Q, तो एक तो आप दोनों को इंटरचेंज भी कर दें और दोनों की जो है वो नेगेशन भी कर दें, तो फिर अगर हम ऐसा करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट में जो है वो आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। कोई स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं कि ये टोटोलॉजी है, कोई होती है हम उसको कहते हैं एब्सर्डिटी है, और किसी को हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी है। तो अब क्या क्राइटेरिया है, क्या वजह है कि हम इनको इस तरह से कहते हैं, तो आइए पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। अब टोटोलॉजी जो है वो आपके पास क्या है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। अब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा आपके पास ट्रू हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक ट्रूथ टेबल बनाऊँ, उसमें P स्टेटमेंट हो, Q हो, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी हो, P ऑपरेटर Q, ठीक है, और आपके पास आंसर्स में जो है ना वो सब के सब जो है वो ट्रू आ रहे हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को जो कि होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है। जबकि अब्सर्डिटी में क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एन अब्सर्डिटी, ठीक है। अब अगेन आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर जो है वो लगा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, और उनकी वजह से जो आंसर आ रहा है वो सारे के सारे जो हैं वो क्या आ रहे हैं, फॉल्स। तो फिर ये जो स्टेटमेंट होगी इसको हम क्या बोल देंगे, एब्सर्डिटी, ठीक है। और उसके बाद है जी कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी में क्या होता है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं P Q, और इनके ऊपर जो है वो कोई ऑपरेटर लगा हुआ है, और आपके पास कुछ आंसर जो हैं वो ट्रू आ रहे हैं, कुछ जो हैं वो फॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी, ठीक है। तो वैसे ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में भी करेंगे, तो वहाँ पर जो है ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि टोटोलॉजी, एब्सर्डिटी एंड कॉन्टीजेंसी जो हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। ओके जी, तो अब हम लास्ट में बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन को जो है वो हम पहले देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, द वर्ड्स और सिंबल्स विच कन्वे द आइडिया ऑफ ए क्वांटिटी और नंबर आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स, ठीक है। यानी ऐसे अल्फाज या फिर सिंबल्स जो कि आपको क्या करें, किसी भी नंबर या क्वांटिटी के बारे में कोई आइडिया दें, ठीक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दें, तो हम उनको क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो इसकी मिसाल हम लेते हैं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दो आपके पास क्वांटिफायर्स जो हैं वो स्टेज पर 11th क्लास में आपको बताए जा रहे हैं। एक आपके पास है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो फॉर ऑल होता है, जी हाँ, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, और ख़ास तौर पे हम जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के को पढ़ते हैं तो उसके बारे में वहाँ पर जो है वो आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो लिख रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बात की है कि कोई भी एक नंबर है रियल नंबर में से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो, उसका जो स्क्वायर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये देखें कि अब ये फॉर ऑल जो है ये इस एक्स को जो है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और इसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये इसका सिंबल जो है वो ये होता है देयर एग्जिस्ट वाला, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, ठीक है। सच दैट एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो, आपके पास 5 के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो है वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है कि जिसका आप स्क्वायर लें तो वो 5 आता है, जैसे कि वो √5 है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर लोगे तो वो 5 आता है, ठीक है। तो ये अब देखें कि ये देयर एग्जिस्ट जो है ये हमें इस x के बारे में बता रहा है कि वो रियल नंबर में मौजूद है। x एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो 5 हो,
तो इनको हम बोलते हैं जी क्वांटिफायर्स। ठीक हो गया। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और लास्ट में आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो को बर वक्त देख सकें। और सबसे आखिर में मेरी हमेशा की तरह आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।